वेलकम ड्रॉपर स्टूडेंट। फिर से रिफ्रेश करो। नहीं, वो नहीं, इटर्नल नहीं है वो। उस पे जाओ, नीचे 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 जाओ। नहीं नहीं, इस पे नहीं, इस पे हाँ, ये लग गए। इस पे जाओ। हाँ, वी मिक्स पे जाओ, वी मिक्स और एक्सटर्नल करो। हाँ, अब आएगी। 2 मिनट रुक जाओ, आ जाएगी। रिफ्रेश कर दो। वेलकम स्टूडेंट। फिर से करो, फिर से करो। ये क्या हो रहा है? कैमरा बंद है? कैमरा तो चालू है। ओहो, कैमरा ही बंद, कैमरा ही बंद है। कहाँ ऑन है? हाँ, ऑन है। फिर क्या दिक्कत? आ गई, आ गया। हाँ हाँ हाँ, लगता टाइम। वेलकम स्टूडेंट। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई क्लास के अंदर, आज बहुत अच्छी क्लास होगी। आंचल, हर्षिता, जैस्मिन, रोहित, सबको गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी को नमस्ते। सभी को वेलकम। वेलकम टू द क्लास। बोलो भाई। चलिए एनसीईआरटी खोलता हूँ। क्या? ना, कोई नहीं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राहुल, गुड मॉर्निंग बेटा। अब एनसीईआरटी की बुक सारे बच्चे खोल लीजिए। एनसीईआरटी की सारे बच्चे खोल लीजिए बुक। हम अपनी पढ़ाई बोरेक्स तक कर चुके थे। सारे बच्चे रिस्पॉन्स करो कि क्या आपने घर पर कल अपने एनसीईआरटी पढ़ी थी, और पढ़ी थी तो सारा समझ में आ गया था कि नहीं आया था? बताओ मेरे को। बोलो बेटा। आंचल ने पूछा है कि हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है। जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? जो पानी को एब्जॉर्ब करता है। चलिए, कोई डाउट तो नहीं भाई? हैं भाई, कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ें, जल्दी बोलो। बोरिक एसिड से अपना काम शुरू करें। हाँ, क्या डाउट था जैस्मिन? क्या डाउट था जैस्मिन? बोलो। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है बेटा? एक्वस NaCl के सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। यानी नमक के पानी के सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। और कोई डाउट? हाँ, अच्छा। देखो, जैस्मिन कह रही है कि सॉलिबिलिटी वाले टॉपिक में हाइड्रेशन
और लैटिस एनर्जी के बारे में बता दो। बेटा मैं बता तो सकता था उसी लैंग्वेज में, लेकिन वो काफी मुश्किल लैंग्वेज है, इसीलिए मैंने उस टॉपिक को आसान तरीके से ट्रिक बना के ये बता दिया कि कौन पानी में ज्यादा सॉल्युबल है और कौन पानी में कम सॉल्युबल है। ठीक है, लेकिन अब आप ये पूछ रहे हो कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी बता दो, तो मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा बहुत। देखो, मेरे हाथ में ये पेन है, इसको मैं अच्छी तरीके से तोड़ नहीं सकता, मतलब ये काफी मजबूत है। तो जो चीज काफी मजबूत होती है उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और जब आप किसी भी चीज को पानी में ऐड करते हो तो पानी उससे दोस्ती करता है, पानी उससे अट्रैक्शन करता है, और उससे जो एनर्जी निकलती है वो इसको तोड़ने में काम आती है, और उसी एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अगर निकलने वाली एनर्जी इस लैटिस से ज्यादा हो गई तो ये कंपाउंड टूट जाएगा पानी में, और टूटने से डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ, किसी भी कंपाउंड को अगर मैं पानी में डिसॉल्व करना चाहता हूं तो लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, सीधी सी बात है। और हाइड्रेशन एनर्जी जो निकलती है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। एक ट्रिक बना लो, लैटिस एनर्जी किससे शुरू हो रहा है? एल से। ये वैल्यू सॉल्युबिलिटी के लिए लो होनी चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी कहां से शुरू हो रहा है? एच वाई से, यानी हाई होनी चाहिए। तो लैटिस एनर्जी लो होनी चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए, तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा। अब तुम्हें ये तो पता नहीं कि किसकी लैटिस एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है, किसकी हाइड्रेशन कम है, किसकी ज्यादा है। अब डाटा तो सारे याद कर नहीं सकते हो, तो अंत में आप यही ट्रिक पढ़ोगे कि मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि अगर किसी कंपाउंड को गर्म करने पर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट अलग 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 ना हो, ठीक है, तो जो बड़ा होता है वो स्टेबल होता है और वो पानी में कम सॉल्युबल होता है, और जो छोटा होता है वो अनस्टेबल होता है और वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होता है। अगर आप इससे रिलेट करके देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि बस इतना ही कॉन्सेप्ट मोर देन सफिशियंट है। अब आपके पास में मैंने डीपीपी अपलोड करी हुई है, मैंने आपके पास अपना स्टडी मटेरियल है, उनसे कोई भी सवाल आपको नहीं आता है, मेरे पास फेसबुक पे, सॉरी फेसबुक पे नहीं, व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं समय निकाल के आपको सॉल्व कर दूंगा। और आज के बाद भी 3 दिन की मेरी क्लास नहीं होगी तो आप अपने सारे डाउट्स को मेरे पास भेजते रहिए। इनऑर्गेनिक में तो ज्यादा समय लगता भी नहीं है, वॉइस मैसेज से ही ज्यादातर समझाया जा सकता है, तो फटाफट भेज दो, मैं आपके सारे डाउट्स ले लूंगा, बात खत्म हो गई। कोई एक्सेप्शन होगा तो बता दूंगा आपको, लेकिन आप कोशिश तो करो ना बेटा, है ना? हाँ, कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी स्टेबिलिटी के इनवर्स हो सकती है, बस। आंचल खन्ना कह रही हैं कि एल्कली मेटल्स में ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? तो एल्कली मेटल में तो एक्सेप्शन था, मैंने क्लास में बताया था पढ़ाते वक्त एनसीईआरटी कि अर्थ मेटल में एक्सेप्शन नहीं होता है, जो सोचते हो वही होगा, यानी नीचे वाला सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा आंचल, जिसको आप अबेरियम कहते हैं। बस इतनी सी बात है। बोलो। हाँ जी, बताइए। आ गया सबके समझ में? चलें आगे, और कोई डाउट है? बताइए मेरे को, फटाफट बच्चों बताइए, और नहीं तो हाँ ना जवाब दीजिए,
जिससे कि मैं अपनी बात को आगे शुरू कर सकूं। अरे तुम लोग का नेट काफी स्लो चल रहा है क्या यार? जल्दी जल्दी बताओ ना यार। हैं? ठीक है, चलो। अब एनसीईआरटी खोल लो। आज मैं इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। इसमें जो आपको पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, और जो मैंने समझाना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको काम वही दूंगा जो आप खुद कर सकते हो। अब बच्चों की इतनी मेच्योरिटी लेवल आ गई है कि वो कुछ डेटाबेस पॉइंट्स को खुद पढ़ सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का क्या हाल है, एटॉमिक रेडियस का क्या हाल है, मेल्टिंग पॉइंट का क्या हाल है, डेंसिटी का। अब इस पे मैं समय खर्च नहीं करूंगा। और जब ये पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो मंडे से फिर मैं +2 वाला पी ब्लॉक शुरू कर दूंगा। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा। इनऑर्गेनिक बिल्कुल आसान बना दूंगा अगर आप मेरे रिकॉर्डिंग पढ़ोगे तो। बाकी आपकी मर्जी। चलिए आज से मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। देखो, बोरिक एसिड, भाई फार्मूला क्या है? H3BO3। इसकी प्रिपरेशन होती है, एक ट्रिक बताऊं, नोट करो। कोई भी, नोट कर लो, कोई भी बोरॉन का कंपाउंड, कोई भी बोरॉन, ठीक है, उसकी आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, हमेशा बोरिक एसिड बनेगा। लो, हो गई सारी रिएक्शन। बोरॉन का कोई भी कंपाउंड ले लो, उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो या हाइड्रोलिसिस कर दो, बोरिक एसिड। अब आप किसी भी नोटबुक से बोरिक एसिड की प्रिपरेशन ऐसे पढ़ लो। देखो, एनसीईआरटी है ना, इसमें तो कम ही रिएक्शन मिलेंगी। कंपाउंड ऑफ बोरॉन है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, क्या ट्रिक है? बोरिक एसिड बनेगा, खत्म। और तुमसे बैलेंस इक्वेशन तो पूछेंगे नहीं, तुमसे पूछेंगे बताओ क्या बनेगा मेजर, तो मेजर बोरिक एसिड। हो गया। अब किसी बुक से पढ़ लो। उसके बाद अगली जो बात है वो ये है कि यार, ये जो हमारा बोरिक एसिड होता है, ये, इसको नोट कर लिया आपने? हाँ, ये जो बोरिक एसिड होता है इसको हटा देते हैं। नोट कर लिया? देखो, ये जो बोरिक एसिड होता है, देखिए, बोरिक एसिड के बारे में कहा जाता है कि एक वीक एसिड होता है। क्यों? क्योंकि जब हम बोरिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है पता है? बोरॉन पे 3 OH होते हैं। यह स्ट्रक्चर होता है बोरिक एसिड का, और इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक, जब हम इसको पानी में डालते हैं और H पे प्लस होता है और OH पे माइनस होता है, तो या तो ये 3H दे सकता है, लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये OH लेकर चौथा बॉन्ड बना सकता है। तो ये प्रिफर करता है कि OH ले ले, और OH 3 तो थे ही उसके पास, चौथा भी ले लेता है, और चौथा लेने पे इसे माइनस चार्ज आएगा, और फिर ये वाला H+ मुझे मिलता है, और H+ जो देता है वो एसिड होता है। लेकिन आपने खास बात देखी, क्या ये जो मुझे H+ मिला ये बोरिक एसिड का मिला? नहीं, किसी दूसरे का H+ मिला। तो बोरिक एसिड वीक एसिड इसलिए है क्योंकि पानी के अंदर ये खुद का H+ नहीं दे पाता।
किसी दूसरे का H प्लस देता है, तो स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? फिर तो वीक हो गया। और चूंकि ये पानी के अंदर एक OH लेने पे ज्यादा बिलीव करता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए बोरिक एसिड का N फैक्टर हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि 1 होता है। बेशक इसके फार्मूले में 3H हो, लेकिन जो इसका N फैक्टर होता है वो 1 होता है। यानी इस एसिड की बेसिसिटी 1 होती है, और ये एक वीक एसिड होता है। और सुनो बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताते हैं। वो क्या, मैं बताता हूं कि जब हम बोरिक एसिड का, एक पॉइंट है एम्स में आ चुका है, जब हम टाइट्रेशन करते हैं NaOH के साथ में, तो हमें ये जो प्रोडक्ट मिलता है Na बोरॉन OH की पावर 4, ये जो प्रोडक्ट मिलता है ये बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही वीक एसिड है और ये रिएक्शन बहुत कम होती है, इसलिए तुरंत ही इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई सिस डाइऑल लेते हैं। क्या? सिस डाइऑल लेते हैं। एम्स का क्वेश्चन था कि बोरिक एसिड का जब हम टाइट्रेशन करते हैं बेस के साथ में, तो वहां पे सिस डाइऑल क्यों लेते हैं? सिस समझते हो, डाइऑल समझते हो? बताता हूं क्या फायदा होता है। बताओ, बोरॉन पे कितने OH हैं? 4। अगर ये बनेगा, अब जब 4 OH हो गए 4 OH, और अगर आप कोई सिस, कलर बदलते हैं, अगर आप कोई सिस, ये क्या बात है, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसको क्या हो गया, छोड़ो। अगर आप कोई सिस डाइऑल लेते हो OH, तो यही हुआ ना, तो O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, और वो सिस से बन सकती है, ट्रांस से नहीं बन सकती है, क्योंकि ट्रांस में OH उधर चला जाएगा। तो इससे ये प्रोडक्ट स्टेबल हो गया। और बेटा, अगर ये क्या स्टेबल हो गया ये, तो क्या ये प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनेगा? और ज्यादा बनेगा तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों, एम्स में ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई कि बोरिक एसिड वीक एसिड है। बता दिया मैंने, रीजन बता दिया, आपके समझ में भी आ गया कि बेचारा दूसरे से कह रहा तुम H प्लस दे दो, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो वीक हो गया। फिर अगली समस्या, इसका टाइट्रेशन कर पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो इसके लिए हम किसको लेते हैं? कोई ना कोई सिस डाइऑल को लेते हैं, और ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है। तो बोरिक एसिड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे पूछी जाती हैं। अरे आज का लेक्चर तो बहुत धमाकेदार है, बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा। ठीक है भाई, तो अब आपको अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं। बोरिक एसिड को गर्म करने पर कई चीजें बनती हैं, पहले ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है, और अक्सर पूछा जाता है क्या बनता है। मैं इसको अपने अंदाज में बताता हूं। ये लिखा तो है, लेकिन बेटा देख ले, ये नहीं है कि मैं कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं कि ये हिस्ट्री में नहीं, बाबर का जन्म ये था, ये हुआ, ये हुआ, ना भाई, समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। बोरिक एसिड भाई गर्म करोगे तो पानी निकल जाएगा,
पानी निकल जाएगा तो क्या बनता है, HbO2। फिर गर्म करते हैं, फिर गर्म करते हैं, तब इसके 4 मॉलिक्यूल आपस में वाटर निकालते हैं और फिर बनता है H2B4O7, जिसको कुछ कहते हैं, अभी बताऊंगा। और उसके बाद भी अगर हम हीट कर दें, रेड हीटिंग, तो मुझे B2O3 मिलता है। इसका नाम तो आपको पता ही है, बोरॉन ऑक्साइड। इसका नाम होता है टेट्राबोरिक एसिड, TBA। और इसको हम बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड, और इसको हम बोलते हैं उस वक्त आर्थोबोरिक एसिड। आर्थोबोरिक एसिड, नोट करते रहना। देखो मैं आपको बताता हूं, पहले समझाता हूं। बोरिक एसिड को जब हम गर्म करते हैं तो इसके एक मॉलिक्यूल से वाटर निकल जाता है। और इनऑर्गेनिक की एक ट्रिक है कि अगर एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकलता है तो उसके नाम में मेटा आ जाता है, और जिससे निकलती है वाटर उसके नाम में अर्थो आ जाता है। आज के बाद अगर कहीं भी लिखा हो आर्थोबोरिक एसिड या कहीं भी आर्थो लिखा हो तो समझ लेना कि उसके एक मॉलिक्यूल से एक वाटर हम निकाल सकते हैं। ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, सुन लो। कहा एनसीईआरटी वालों ने कहां बताया, कुछ नहीं बताया आपको। देखो, और जब मैं फिर गर्म करता हूं तो अब इससे फिर वाटर नहीं निकल सकता, क्योंकि अब तो H एक ही है। तो देखा जाता है 4 मोल एक वाटर निकालते हैं, तो 4 मोल में से एक वाटर निकालोगे तो ये बनेगा। और फिर हीट कर दिया तो वाटर ऐसे निकल जाएगा। तो 4 मोल लेने की आवश्यकता ही नहीं। तो क्या बनेगा अगर वाटर निकल गया, तो H2O। क्या बचेगा, B4O6। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या B2O3 नहीं बनेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले पहले क्या बनता है। पहले बनता है मेटाबोरिक एसिड गर्म करने पर, फिर बनता है टेट्राबोरिक एसिड, और फिर बनता है बोरॉन का ऑक्साइड। समझे भाई। और इसकी एक ट्रिक भी मैंने बना रखी है, OMTB। क्या है सर, O से आर्थोबोरिक एसिड, M बोले तो मेटाबोरिक एसिड। पहले मेटा, आर्थो से मेटा बनता है, मेटा से क्या बनता है, टेट्राबोरिक एसिड, और उससे क्या बनता है, बोरॉन का ऑक्साइड। और इसकी ट्रिक है ओ माई टेडी बियर, ओ माई टेडी बियर। तो आपको ओ माई टेडी बियर जो है, अगर आपको याद रहेगा तो आपको यह पता लग जाएगा कि बोरिक एसिड को गर्म करने पर क्या क्या बनता है। लिटरली याद होना चाहिए। तो सर आप यहां बैठ के क्या कर रहे हो, अरे मैं यहां बैठ के आपको याद करवाने में मदद कर रहा हूं। लेकिन डॉक्टर आपने बनना है भाई। जब हजारों लाखों मेडिसिन याद करनी होंगी, उससे पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो, कुछ याद भी करो। और अब मैंने आपको जो इन्होंने एक लाइन में दिया हुआ था, मैंने इतनी बातों में समझा दिया। उसके बाद चूंकि बोरिक एसिड में 3-3 OH हैं, देखो ध्यान से, फिगर बना हुआ है आपकी सबकी कॉपी में, ये देखो एनसीईआरटी में। और इसमें H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और कई बार नीट में यह भी पूछा गया है कि किस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 6 मेंबर्ड की रिंग बनती है। चेक करो, ये देखो 6 मेंबर्ड की रिंग, ये देखो
वो बोरिक एसिड है। और लेयर्ड होने की वजह से ये बहुत अच्छा लुब्रिकेंट का भी काम करता है। अब मैंने आपको बोरिक एसिड के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब नई कहानी सुनानी है B2H6 के बारे में। क्या बोरिक एसिड समझ में आया? इतना ही बिल्कुल याद होनी चाहिए। ट्रिक याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो। यही मुश्किल से 5-6 मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। बात खत्म। बताओ हाँ या ना। बोलो भाई, जल्दी सारे बच्चे बोलो यार। मैं कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं क्या कि बच्चों ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है? अरे याद करने के लिए तरीका तो बता रहा हूं यार। कमाल करते हो यार पांडे जी, हैं? बोलो। हाँ जी, चलो, हो गया। अब अगली कहानी भाई। अगली कहानी क्या है, उससे पहले ये जो डाइबोरेन है B2H6, इसका पहले स्ट्रक्चर समझ लो। और फिर ये तो जब ये सब लिखा हुआ ना इधर, ये सब, ये रिएक्शन, ये फालतू बकवास, देखना मैं कैसे याद करा दूंगा। लेकिन मैं पहले आपको कुछ समझाना चाहता हूं। समझाना हमारा परम धर्म है। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, B2H6 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। बोरॉन, 2H ऐसे होते हैं, 2H ऐसे होते हैं। ये तो एक ही प्लेन में होते हैं, लेकिन एक H ऊपर होता है, एक H नीचे होता है। तो एक फ्लाईओवर ऊपर बनता है और एक फ्लाईओवर ऐसे बनता है। ठीक है, ये एंगल 120 डिग्री होता है, ये एंगल लगभग 97 डिग्री होता है। ये वाली जो सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है वो 119 पिकोमीटर होती है, और ये वाली जो लेंथ होती है वो शायद 134 पिकोमीटर होती है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है डाइबोरेन, तो सारे डेटा आपको याद होने चाहिए। और इसमें बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होती है। एक बात और, क्या एक बात और, ये जो डॉटेड बॉन्ड है इसको हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। हो सकता है आप कहोगे सर ये तो हम सब पढ़ चुके हैं। अरे भैया आप लोग तो पढ़ चुके हो, लोग कईयों ने नहीं पढ़ा है। चलो मैं पढ़ाता हूं। देखो, पूरी कहानी आपको सुनाता हूं कैसे स्ट्रक्चर बनता है। ये देखो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है। और आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 2s2 2p1। तो 2s में 2 और 2p में 1। ये कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट का है। हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है। हाइब्रिडाइजेशन में बोरॉन के ऊपर जब इतने सारे बंदे अटैक करते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, और एक्साइट करने के बाद यहां का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और यहां चला जाता है। आमतौर पर जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इसमें खाली वाला ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। और बोरॉन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल देता है, और इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होती है। एक बात और याद रखना,
बोरॉन के ज्यादातर कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होती है, sp2। लेकिन इस केस में sp3 होती है। कई बार तो यही क्वेश्चन आता है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इज sp2 एक्सेप्ट, एक ही कंपाउंड है B2S6। और जिसको जानकारी है वो खटाखट करके निकल जाएगा, और नहीं तो बैठे रहो। और बैठने का मतलब आप समझते ही हो, बस गए काम से। अच्छा, अब क्या हुआ, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के फायदे देखो, यहां दिखाता हूं। क्या होता है, बोरॉन जो है वो ये है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4। लेकिन इलेक्ट्रॉन 3 में है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक खाली। सेकंड बोरॉन भी है, वो भी ऐसे ही करेगा, 1 2 3 4, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, एक खाली। ठीक है। अब क्या होता है, एक हाइड्रोजन इधर से आता है, बॉन्ड बना लेता है, एक हाइड्रोजन इधर से आता है, बॉन्ड बना लेता है, एक हाइड्रोजन इधर से आता है, एक बॉन्ड बना लेता है, एक हाइड्रोजन इधर से बॉन्ड बना लेता है, और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाता है। इसलिए ये जो बॉन्ड बनता है ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसको हम टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। भाई इसका नाम टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसलिए पड़ा क्योंकि बोरॉन और हाइड्रोजन 2 सेंटर हैं, इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। लेकिन अब जो यहां से हाइड्रोजन आ रहा है ऊपर से, उसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है फ्लाईओवर के लिए, तो उसको कायदे से इधर से जुड़ना चाहिए, क्योंकि इधर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लेकिन वो दोनों से जुड़ता है। सर फायदा, अरे भाई फायदा है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 इधर भी रहेंगे, 2 कैसे, एक ये, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी घूम सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को घूमने का मौका ज्यादा मिलेगा। इसे ऑर्गेनिक में डीलोकलाइजेशन कहते हैं, और ऐसे ही यहां पे भी होगा। तो एक बात मुझे बताओ, यहां पूरे फ्लाईओवर में कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हैं, 2, एक ये, एक ये। लेकिन सेंटर कितने कवर्ड हैं, 1 2 और 3। इसलिए इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। इसीलिए मैंने यहां पर देखो, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, तो ऊपर से फ्लाईओवर बन गया, ऐसे नीचे से बन जाता है। तो इनका नाम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे पड़ा, और इनका नाम 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे पड़ा, वो मैंने बता दिया आपको। अब आप देख ही रहे हो, ये थोड़ी दूरी ज्यादा है, तो इसकी लंबाई भी ज्यादा, 134। यहां 2 ही बंदे हैं, पास पास हैं, तो इसकी लेंथ कम हो गई, 119। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि बताओ इसमें कितने ऐसे एटम हैं जो एक ही प्लेन पे हैं, तो ये एच, ये एच, ये बोरॉन, ये बोरॉन, ये एच, ये एच एक ही प्लेन पर है, और जो फ्लाईओवर वाले एच हैं वो ऊपर और नीचे हैं। अब ये जो मेरा बॉन्ड बनता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बच्चों को पता होगा कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड होता है वो बनाना बॉन्ड होता है। इसी को ये बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। क्यों बनाना बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, तो जैसे घूमते हैं तो एक बनाना जैसी शेप बन जाती है। जैसे 2 बोरॉन है और एक एच है, और इलेक्ट्रॉन 2 हैं, वो कभी इधर कभी इधर, तो एक क्लाउड ऐसे बन जाता है। और ये क्लाउड बनाना जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया बनाना बॉन्डिंग। ठीक है। वास्तव में बनाना बॉन्डिंग है क्या, तो हम लोग कहते हैं
टेम्पोरी टेम्पोरी अचीवमेंट टेम्पोरी अचीवमेंट ऑफ ऑक्टेट। यानी बनाना बॉन्डिंग अगर देखा जाए तो टेम्पोरी अचीवमेंट ऑफ ऑक्टेट है। कैसे देखो, अगर दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और इधर भी दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो देखो इस बोरॉन का ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन फिर इसका तो नहीं हुआ ना, अब ये दुखी हो गया। फिर यही दो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं तो फिर ये पूरा हो गया, फिर ये पूरा हो गया। तो ऐसे दो दो इलेक्ट्रॉन कभी इधर आते हैं कभी इधर आते हैं, जिस तरफ आ जाते हैं उनका ऑक्टेट पूरा हो गया और फिर वहां से चले भी जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है, तो इस केस में टेम्परेरी अचीवमेंट ऑफ ऑक्टेट हुआ है। इसलिए बनाना बॉन्डिंग टेम्परेरी अचीवमेंट ऑफ ऑक्टेट होता है। इसीलिए हम इसको कई बार इस वाली को ऐसे लिखते हैं कि भाई B2S6 का जो बॉन्ड है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। पहले बोरॉन की तरफ मान लो 2H तो हैं ही, दोनों H इधर भी आ गए तो ये हो गया BH4। और जब 4 वैलेंसी बोरॉन शो करता है तो माइनस आता है। तो जो दूसरा वाला बोरॉन है वो सिर्फ 2 ही H रखता है और उस पर प्लस चार्ज आ जाता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो ये खुश ये दुख। लेकिन फिर बाद में 2H उधर भी जाते हैं, तो जब इधर चले जाते हैं तो ये जो BH4 माइनस है ये फिर BH2 प्लस बन जाता है और ये फिर BH4 माइनस बन जाता है। तो ऐसे ही इनको टेम्पोररी अचीवमेंट कहते हैं। इसलिए B2S6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। और जिनका टेम्पोररी अचीवमेंट होता है उनकी ये कोशिश होती है कि उनका किसी भी तरीके से परमानेंट अचीवमेंट ऑफ ऑक्टेट हो जाए। और ऑक्टेट का क्या रूल है सबको पता ही है कि स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये था, मैंने डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनाया। फिर से कह दूं, बोरॉन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें सब में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है, इसमें sp3 होता है। और इसमें बनाना बॉन्डिंग होती है। इसको हम ब्रिज बॉन्डिंग भी कहते हैं। इसको हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड भी कहते हैं। और जो 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है वो फ्लाई ओवर होता है, वो आउट ऑफ द प्लेन होता है। और इसमें टेम्पोररी अचीवमेंट ऑफ ऑक्टेट होता है। और ये कंपाउंड हमेशा ये कोशिश करते हैं कि टेम्पोररी अचीवमेंट से परमानेंट अचीवमेंट की तरफ बढ़ें। और आगे अब मुझे इसको समझाने में काफी मदद मिलेगी। पहले मुझे ये पहले बताओ, क्या ये बॉन्डिंग समझ में आई आपको? जल्दी बताओ रे भैया, जल्दी बताओ रे भैया, क्या रहा कैसे रहा, हाँ ना में जवाब दो रे भैया। पूछ लियो। हाँ सही है, आ गया। और अब देखिए मैं जादू दिखाता हूं। और जादू क्या? डाइबोरेन। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से पढ़ लो, आ जाओ। देखो बोरॉन की एक तो ये प्रिपरेशन है, डाइबोरेन की, सॉरी। उसके बाद में ये प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन है। बस इन्हीं 3 प्रिपरेशन है। याद करा दूं? देखो क्या याद कराऊंगा मैं। सर आप भी क्या बात करते हो। लो, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के सामने कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले आओ, हमेशा मेन प्रोडक्ट B2S6 बनेगा बच्चों। अरे सर आपने तो कमाल कर दिया। अरे कमाल ही करता हूं मैं। देखो देखो, यही देखो, बोरॉन का कंपाउंड है, सामने सोडियम हाइड्राइड है। आप ऑर्गेनिक पढ़ के आ रहे हो, जहां हाइड्राइड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, B2S6 बना। बोरॉन का कंपाउंड हाइड्राइड,
पक्का B2S6 बनेगा। और देखो क्या है भैया, और क्या है, और क्या है भैया, बोरॉन का इधर है, इधर इधर एक और है। अब भाई बोरॉन का कंपाउंड्स, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड ऑर्गेनिक B2S6, याद हो गया। ये ट्रिक नोट कर लो, जमा आराम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा भाई, पढ़ लेना। स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया, स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया। अब आगे चलते हैं। जो इनकी बची हुई बातें हैं वो ये है भाई, किसी भी हाइड्राइड को ऑक्सीडाइज कर दो, ऑक्सीडाइज करने पर कंबशन होगा, ऑक्साइड्स बनते हैं, और इसका डेल्टा एच माइनस में आता है, हीट ऑफ कंबशन नेगेटिव होता है। अच्छी बात है। इधर देखो, अभी अभी एक ट्रिक क्या बताई थी आपको, कोई भी कंपाउंड बोरॉन का हो, उसकी या तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो या हाइड्रोलिसिस कर दो, बोरिक एसिड बनेगा। यहां हाइड्रोलिसिस है, देखो बोरिक एसिड बना। आगे चलो, आगे चलो रे बच्चों, आगे चलो रे बच्चों, हो गया खत्म। आगे क्या है, ये दो रिएक्शन और ये समझाते हैं। आओ, B2S6 की रिएक्शन जब अमोनिया से कराते हैं तो पहले ये बनता है, और खूब हीटिंग करते हैं तो ये बनता है। शायद बच्चों को इस रिएक्शन के बारे में जानकारी हो, मैं बताता हूं आपको। देखो, क्या मैं B2S6 को ये लिख सकता हूं, क्या मैं B2S6 को ये लिख सकता हूं क्या, BH4 माइनस BH2 प्लस। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसमें अमोनिया पास करूं तो अमोनिया पे N पे क्या है, लोन पेयर, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएंगे कि नहीं, क्या इसके पास जाएंगे क्या, मतलब ही नहीं। जब ऑक्टेट पूरा है तो BH4 माइनस का तो कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन BH2 पे कै मॉलिक्यूल घुस गए अमोनिया के, दो। क्यों सर, वेरी इजी, क्योंकि दो बॉन्ड बने हैं, दो और बना लेगा, चार हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा। तो क्या बंदा टेम्पोररी अचीवमेंट से परमानेंट पे हो गया, तो पहले जो ये बना समझ में आया, उसके बाद फिर हीट कर दी। तो फिर हीट करने पर कहते नहीं है, एक बार MBBS हो गई तो आप जीवन में स्टेबल हो गए, लेकिन उसके बाद भी तो बच्चे MD और MS करते हैं, तो स्टेबिलिटी और मिलती है, तो इसको और गर्म करोगे तो फिर ये कंपाउंड पता क्या बनाता है, N3B3S6 बनाता है। शायद बच्चों को जानकारी हो, इस कंपाउंड को हम बोराजीन कहते हैं, इसको बोराजोल भी कहते हैं। शायद बच्चों को पता हो, इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा साइक्लिक होता है। सर हमें कैसे पता, कल मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर सेंट्रल एटम 3 या 3 से ज्यादा हो, उनकी वैलेंसी भी 3 हो, तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा साइक्लिक होगा, इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा। जैसे बेंजीन में तो हर जगह कार्बन होता था, यहां पर हर जगह कार्बन नहीं होता है, N के बाद 2 B आते हैं, फिर N आता है, फिर B आता है, और हर एक से HH जुड़ जाता है ऐसे, जैसे बेंजीन में होता है। फिर N पे लोन पेयर होता है, वो इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, और ये 3 बार बॉन्ड जाए तो ये स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक बेंजीन का होता है। फिर आपको कैसे पता लगा कि ये क्या बोलते हैं साइक्लिक होगा, मैंने बता दिया। पहले स्टेबिलिटी आ गई थी, अब और स्टेबिलिटी आ गई, अरे भाई बेंजीन बन गए, हकल्स रूल लग गया, और स्टेबिलिटी आ गई। बस ऐसे ही चीजों को समझा जा सकता है। अच्छा, एक चीज और, लेकिन सर ये तो आपने समझा दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया ये कैसे रिएक्शन हो रही। बताता हूं आपको, इसमें क्या होता है। देखो, क्या ये टर्शरी अमीन नहीं है, NMe3, क्या ये काफी बल्कि नहीं है ना। तो जब ये बल्कि नहीं है, मतलब बल्कि है, और CO भी कोई खास रिएक्टिव तो होता नहीं, अमोनिया तो फिर भी काफी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन फटाफट करता है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसके रिएक्शन करने से पहले टूट जाता है B2S6, और B2S6 बना लेता BH3, भी टूटेगा तो BH3 बनाएगा, और तब वो NMe3 के साथ
NMe3 के साथ में, जो यहां डॉट लिखा है ना, एक्चुअली वो डॉट नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। तो इस स्टाइल में रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहां जो न्यूक्लियोफाइल है या तो कम रिएक्टिव है या वो बल्कि है। और आपने ऑर्गेनिक में तो पढ़ा ही है कि जो चीज बल्कि और भारी होती है उसकी रिएक्टिविटी स्लो होती है। तो एक ट्रिक बना लो कि बोरॉन डाइबोरेन की कोई भी रिएक्शन होगी, डाइबोरेन की कोई भी रिएक्शन होगी, अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है जैसे अमोनिया, तो पहले वो टेम्पोररी अचीवमेंट से परमानेंट अचीवमेंट पे जाएगा, और फिर हीट की तो क्या बनेगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन बन गया। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल या तो कम रिएक्टिव हो या बल्कि हो, तो फिर आप एक काम करो, B2S6 को तोड़ के BS3 बनाओ, और फिर उनके बीच में बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। वो भाग भाग के इतनी रिएक्शन नहीं करेंगे, और उसी को उन्होंने यहां देखो डॉट फॉर्म में लिखा है। हो गया कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। B2S6 खत्म। बताओ बेटा, समझ में आया आपको? पूरी ताकत लगा दी मैंने। इतना ही पढ़ना, इससे फालतू नहीं, बाकी आपकी मर्जी। अब तुम हकल्स रूल भूल गए हो तो भाई जी मेरा कोई दोष नहीं है। फिर तो आप एक काम करो, शाम को 9:30 बजे एक हरिद्वार की बस जाती है, वहां जाओ, बाबा की ट्रेनिंग लो, वहीं पे अपना जीवन यापन करो। क्या करोगे इस दुनिया में, इस मोह माया की दुनिया में? बोलो भाई। अरे सब लोग जवाब दो यार, हैं? हाँ जी, आया समझ में? ठीक है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ले भाई। तो आपके तीनों कंपाउंड्स हो गए खत्म, और बोरॉन फैमिली हो गई खत्म। अब इस ट्रिक से कभी भी याद कर लो। टीचर एक रास्ता बता देता है कैसे याद करो, और समझाने के बाद में चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। चलो भाई, बोरॉन फैमिली खत्म। भाई बोरॉन फैमिली खत्म होने के बाद बॉन्डिंग मैंने बताई थी, देखो बनाना बॉन्डिंग है। यूजेस आपने पढ़ने हैं। यहां से कार्बन फैमिली शुरू हो गई। हाँ, ठीक है। तो कार्बन फैमिली में सदस्य कौन कौन है हम सब जानते ही हैं कि भाई कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होना चाहिए। लेकिन बॉटम वाले कहते हैं कि हम +2 में इंटरेस्टेड हैं, और हम +2 वाला स्टेबल बनाएंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मुझे बेटा बच्चों से पहले ये बताओ कि जो इस फैमिली की जो चार्ट स्टडी है, चार्ट स्टडी समझते हो? ये वाली, आई नहीं, ये वाली, ये वाली, ये कर लोगे? बोलियो, जल्दी बोलो, कर लोगे? मैं डायरेक्ट काम की बात बताऊं कि ना बताऊं? जल्दी बोलो। ये सब इतना पढ़ा दिया तो कर लोगे? जल्दी बोलो। डाउट लेने के लिए हम तैयार हैं। इनऑर्गेनिक के डाउट्स तो बड़े आराम से वॉइस मैसेज पे समझाए जा सकते हैं। हाँ, ये कर लियो, ये करना है आपने, और इतना ही करना है। और जो स्पेशल दिखाए उसको गोला बना देना, और वही क्वेश्चन बनेगा, समझ लो। चलो, अब मैं शुरू करता हूं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। ये है यहां से केमिकल प्रॉपर्टी। भाई केमिकल प्रॉपर्टी में लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो मैंने पहले बता दिया, या तो 4 या 2, ये सब लिखा होगा। 4 की स्टेबिलिटी ऊपर ज्यादा, 2 की स्टेबिलिटी नीचे ज्यादा। अब आपसे कोई पूछ ले कि PbCl2
और PbCl4 में ज्यादा स्टेबल कौन? तो PbCl2। और मान लो कोई ऐसे पूछ दे CCl2 और CCl4 में ज्यादा स्टेबल कौन? तो CCl4 हो जाएगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जब हम इनकी रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले इनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ में बताई जाती है। चलो मैं फटाफट बता देता हूं। कार्बन के दो ऑक्साइड होते हैं, CO और CO2। सिलिकॉन का एक ही ऑक्साइड होता है, SiO2। और साथ में जर्मेनियम से GeO भी होता है और GeO2 भी होता है। और लास्ट में PbO भी होता है और PbO2 भी होता है। अब मुझे एक बात पहले बताओ कि CO2 और CO में दिख रहा है आपको, और Pb और PbO2 में दिख ही रहा होगा, तो बताने की आवश्यकता तो है नहीं। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन CO न्यूट्रल होता है, पीछे बता चुका हूं। और इनके जनाबे अलिया सनक पड़े, इनके नेचर एम्फोटेरिक होते हैं। ये तो हम पढ़ा ही चुके हैं, सब लिखा हुआ। एक चीज याद रखें, देखो क्या लिखा है, ये गोला SiO ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। देखो मैंने SiO नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता? SiO। ध्यान रखना इसको। आगे बेटा, अगली बात, ये एम्फोटेरिक मैंने बता ही दिया। देखो CO न्यूट्रल है, पढ़ लेना भाई। आगे चलो फटाफट निपटाओ, अब जो जिसमें समय लगाना था लगा दिया मैंने। आगे मैं किस पे समय लगाऊंगा बताता हूं आपको, रुक जाओ। ऐसा नहीं कि मैं समय नहीं लगाऊंगा। हाँ भाई, आगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, पानी के साथ कौन रिएक्ट करेगा? टिन को छोड़कर कोई रिएक्ट नहीं करता। देखो क्या लिखा है भाई, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का पानी पे कोई असर नहीं होता। डायरेक्ट वो रिएक्शन कार्बन पानी से रिएक्ट नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन। टिन सिंपल पानी से नहीं, लेकिन स्टीम से रिएक्शन करके SnO2 बनाता है और H2 रिलीज करता है। और लेड भी नहीं करता, क्योंकि लेड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। तो पता क्या क्वेश्चन बनता है, इस फैमिली में ऐसा कौन सा मेंबर है जो ओनली रिएक्ट विद टिन, मतलब ओनली रिएक्ट विद वाटर एट हाई टेम्परेचर? वो टिन है। इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे चलो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। तो जब हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन पे जाते हैं तो इसमें आपको दिख रहा है, ये मैं बता देता हूं क्या लिखा हुआ, मैं बता समझा देता हूं। ये पूरी जो बकवास लिखी है इसको आप पढ़ लेना, बाकी मैं समझा देता हूं क्या लिखो। कार्बन के हाइलाइट्स बनते हैं CCl4, सिलिकॉन के बनते हैं SiCl4। ये तो चार ही चार बनाते हैं। लेकिन फिर जर्मेनियम से Cl4 और 2 भी बनने लगता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जब हम लेड में जाते हैं तो PbCl4 भी बनता है और PbCl2 भी बनता है। आया समझ में? अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं बेटा। PbCl4 बनता है, PbBr4 भी ऑलमोस्ट नहीं बनता, और PbI4 भी ऑलमोस्ट का ही तो बनता ही नहीं है, और PbBr4 मान लो नहीं बनता। पता है क्यों? पहली बात तो चार ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी अनस्टेबल है लेड की, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और हम पढ़ के आ रहे हैं कि I- ऑर्गेनिक में P+HI सबको रिड्यूस कर देता है। तो अगर PbI4 एग्जिस्ट करेगा तो Pb4+ और I- को साथ साथ रहना पड़ेगा, साथ साथ। वो रह नहीं सकते। क्यों? ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि अनस्टेबल है। ये तो आपस में रिएक्ट करके कुछ और बना देंगे। इसलिए PbI4 और PbBr4 भी नहीं बनता।
लेकिन PbCl4 में Cl के अंदर उतनी ऑक्सीडेशन पावर है, रिड्यूसिंग पावर, Cl माइनस के अंदर उतनी रिड्यूसिंग पावर नहीं होती है। तो रिड्यूसिंग पावर जब नहीं होती है तो मान के चलो कि भाई ये स्टेबल है। लेकिन हाँ ये याद रखना कि PbI2 बनता है। ये सब मेडिकल में क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, कौन सा। आप स्टडी मटेरियल से जब करोगे तो क्वेश्चन दिखाई देंगे, इसमें मुझे बताना क्या यार, बस। तो PbI2 बनता है, ये बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों सर, I माइनस तो अब भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन सामने Pb कौन सा है, +2, ये स्टेबल है, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। यही सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना भाई। तरीका समझाने का अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है। बोलो, पढ़ लोगे भाई? जल्दी हाँ ना में जवाब दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता, फिर मैं अगली बार करूंगा। जल्दी बताओ भाई। भाई मैं कह रहा हूं पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना भाई, मना कौन कर रहा है। चलो बोल दिया बच्चों ने, हाँ मैं कर लूंगा। ठीक है भाई, कर लोगे तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि CCl4 में पानी डालो तो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, लेकिन जब SiCl4 में हम पानी डालते हैं तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, विच विल रिएक्ट विद वाटर, या ये पूछ लेंगे विच विल नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो नॉट में CCl4 आएगा और रिएक्ट विद वाटर में ही आएगा। आप ये क्यों करेगा बताता हूं, देखो सिलिकॉन पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। प्लस पे कौन अटैक करता है, OH। इसकी 4 वैलेंसी पहले से ही है, अगर इसने OH लिया तो 5वीं वैलेंसी करनी पड़ेगी। और सिलिकॉन 5 वैलेंसी शो कर सकता है क्योंकि इसके पास में वैकेंटी ऑर्बिटल है, तो ये बुलाएगा, बॉन्ड बनाएगा, Cl को भगाएगा और हाइड्रोलिसिस करके बारी बारी से चारों Cl हटके चारों OH आ जाएंगे, और इस कंपाउंड को हम सिलिकिक एसिड बोलते हैं। लेकिन ये कहां से बुला ले, कार्बन की तो 4 वैलेंसी पूरी है, कहां से वाटर से 5वीं वैलेंसी बना लेगा। तो रूम टेम्परेचर पे ये कंपाउंड हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। और ये क्वेश्चन कई बार जेई में, मेडिकल में पूछा जा चुका है, और वही है, देखो इन्होंने लिखा हुआ है। अब इतनी बात समझा दी। इसके बाद कार्बन का एक अलग से बिहेवियर होता है। हम सब जानते हैं कि कार्बन के अंदर एक कैटिनेशन पावर होती है, और कैटिनेशन पावर सेल्फ लिंकिंग को कहते हैं। इतनी जबरदस्त होती है कि इसके एलोट्रोप्स बनते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग वो होता है। डायमंड और ग्रेफाइट में अंतर क्या है तो हम 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, फुलरिन को हम लोगों ने 11th में पढ़ा। और C60 के बारे में हम सबको पता है कि C60 एक सॉकर बॉल जैसी होती है, और इसमें 20 जो होती हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं, और जो 12 होती हैं वो 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी जानकारियां आपको जो है आगे फुल रिंग में दी होंगी। अब डायमंड का क्या हिसाब किताब है, देखो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, डायमंड का स्ट्रक्चर है, और यहीं कहीं उन्होंने फुल रिंग का भी बनाया होगा। ये फुल रिंग का हो गया, देखिए इन्हें आप खुद भाई पढ़ सकते हो। और ये जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है C60 के बारे में, पूरी जानकारी आपको पढ़नी है, इन्हीं से सवाल बनता है। ये सॉकर बॉल जैसी होती है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है, 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं। अगर मैं C60 की बात करूं तो इसमें 26 मेंबर्ड रिंग होती हैं, 20 जो होती हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं, और जो शायद 12 शायद आपके है ना, 12 आपके 5 मेंबर्ड रिंग होती है। फिर एक कहानी और है,
सिक्स सिक्स के साथ भी जुड़ता है और पांच के साथ भी जुड़ता है, लेकिन पांच पांच एक साथ नहीं होते। तो ये सारे जानकारी आपको है, पढ़ना है। अब इनके इंपॉर्टेंट जब कंपाउंड्स पढ़ते हैं तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड्स के बारे में हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, आपको पता होगा। मैंने अभी हाइड्रोजन में पढ़ाया भी था कि CO और H2 को क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। अगर यहीं पे नाइट्रोजन गैस ले लूं तो उसको प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। देखो कैसे, कहीं लिखा होगा प्रोड्यूसर गैस, आ दिया है। CO+N2 को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस, ओडरलेस, ऑलमोस्ट ऑर्डर गैस है। ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है और सबको ये रिड्यूस कर सकती है, और साथ ही साथ में हाईली पॉइजनस होती है। आप तो बायो के स्टूडेंट हो, अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर अगर CO चली जाएगी तो जहर बन जाती है। ये सब इन्होंने यहाँ पे दिया है, और जब दिया है तो कम से कम बायो के स्टूडेंट ये समझते हैं कि भाई देखो CO सबको रिड्यूस कर रहा है, हैं? और साथ ही साथ में जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो ये हीमोग्लोबिन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और इसी वजह से हमारे लिए फिर जो हीमोग्लोबिन का काम है लंग्स टू टिश्यूज के बीच में क्या प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो है वो रुक जाती है, उसकी सप्लाई रुक जाती है। तो एक बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में मैं आगे बढ़ रहा हूं, और आपको पता ही है ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल क्या है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। वो मेडिकल के स्टूडेंट को अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं सूरज भगवान को दिया दिखाऊंगा। इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, पढ़ सकते हो। CO2 को ड्राई आइस कहते हैं, ये आपको कोल्ड ड्रिंक्स में भी मिलती है, वगैरह वगैरह, इसमें सब चीजें दी हुई हैं, आप इनकी स्टडी कर लीजिएगा। हाँ, अब मैं आता हूं केमिस्ट्री के विषय पे। एक SiO2, तो बेटा SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूंगा। और ये पहले बताओ कि मैं अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको बता देता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। अब फटाफट देख लो क्या कुछ करना है। अगले 10-15 मिनट में जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं अब आई हैं, और जो आपको पढ़ने के लिए बोला है उसको पढ़िएगा, उसकी डाउट्स भेजिएगा। मंडे को डाउट्स देने की जरूरत नहीं, पहले भेज देना अगर डाउट हो तो मैं फटाफट बता दूंगा। और इस तरीके से +2 का P ब्लॉक खत्म होता है। अब हम सॉरी +1 का P ब्लॉक खत्म होता है, +2 पे जाएंगे, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाते हैं। देखो, अब अगले 15 मिनट बहुत ध्यान से समझना। देखो बेटा, ऐसा है, पहला ये पॉइंट आता है क्या, कि एक होता है CO2, एक होता है SiO2, एक ही फैमिली है, एक ही ग्रुप है, लेकिन CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, SiO, इसका स्ट्रक्चर जायंट होता है। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है किसका स्ट्रक्चर जायंट होता है, तो SiO2 का होता है। समझ रहे हो? तो SiO2 का ये जायंट होता है, CO2 और SiO2। कारण बताता हूं क्या होता है। देखो, CO2 में जो ये बॉन्ड बनता है, ये वाला, ये बनता है पी पाई पी पाई। क्यों? कार्बन भी सेकेंड फैमिली पीरियड और ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड, और ये पी पाई काफी मजबूत होता है, तो बनता है। और इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 है तो पूरी हो जाती है। लेकिन सिलिकॉन और ऑक्सीजन ये बॉन्डिंग नहीं बना पाते, यानी वो पी पाई नहीं बना सकते, क्योंकि उनका बॉन्ड बहुत कमजोर होता है। तो वो सिग्मा तो बना सकते हैं लेकिन पाई नहीं बना सकते, तो वैलेंसी तो पूरी करनी है। इन्होंने अपनी 4 वैलेंसी पाई बॉन्ड बना के पूरी कर ली, ये बेचारे बना नहीं सकते। देखो, हर जगह सिग्मा है, देखो इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, 4 सिग्मा, वैलेंसी तो 4 ही रखनी है। तो इधर भी जोड़ो, इधर भी जोड़ो, इधर भी जोड़ो, तो सब चीजें जब पास आ जाएंगी तो सॉलिड हो जाएगा। और CO2 में 4 वैलेंसी पूरी हो गई, क्या इसके पास कोई दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, इसलिए ये मॉलिक्यूल अलग भागेगा, और जब अलग भागेगा तो गैस हो गया। इसीलिए जो CO2 होती है वो गैस होती है, और जो SiO2 होता है वो सॉलिड होता है।
उसमें हर जगह सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसमें जायंट स्ट्रक्चर होता है। और ये जायंट स्ट्रक्चर क्यों हुआ? क्योंकि उसका जो पाई बॉन्ड है वो जमा वीक है, कमजोर है, बेकार है, वो बनाते नहीं है। बोले यार हम तो पाई बना नहीं सकते, चलो हर जगह सिग्मा। और इसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन के सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में ऑक्सीजन आता है। और आप देख सकते हो कहीं पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, हर जगह सिग्मा दिख रहा है। आ गया होगा समझ में? और उसने पी पाई बना लिया। और इसने क्यों बना लिया? क्योंकि साइज का अंतर ज्यादा नहीं था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। दूसरा क्वेश्चन अब मैं आपको बता दूं, जब इतने सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे SiO2 में, इतने, तो इनको तो तोड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात। तो इसे ध्यान रखना, SiO2 ऑलमोस्ट इनर्ट है, लेकिन ये सिर्फ दो चीजों से रिएक्ट करता है, या तो HF के साथ या NaOH के साथ। इसकी तीसरी कोई रिएक्शन नहीं होती। यहां तो क्या बनता है? Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट। और यहां क्या बनता है? ऑक्सीजन को हटा के फ्लोरीन आता है। और दो ऑक्सीजन के हटाने के बाद में 4 फ्लोरीन आ जाएंगे, क्योंकि वैलेंसी तो 4 ही रखनी है। तो इसलिए मैं अगर गलत हूं तो जरूर मुझे दिखाई देगा, देखो SiF4 बना। इसलिए सभी बच्चे लिटरली इसको अच्छी तरीके से याद कर लें कि SiO2 बड़ी स्टेबल चीज है। इतने सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद स्टेबल नहीं होगा। रेत का फार्मूला यही तो है। इसको तोड़ना आसान काम नहीं है। सिर्फ ये दो ही कंपाउंड से रिएक्शन कर सकता है, या तो HF या NaOH। तीसरी कोई रिएक्शन नहीं है। तो मुझे अच्छे से याद है, SiO2 रिएक्ट ओनली 4 चॉइसेस। ढूंढो कहां NaOH या KOH लिखा है, या HF कहां पे लिखा है। और कोई ताकत ही इसको तोड़ नहीं सकती। और फ्लोरीन जहां आता है वो तो तबाही मचा ही देता है, चाहे कोई भी इतना स्टेबल क्यों ना हो। इसलिए अच्छी तरीके से बच्चे ध्यान से सुन लो कि बेटा यही दो रिएक्शन ही आपको याद करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और केमिकल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सिलिकॉन्स कहते हैं। जिसको हम सिलिकॉन्स कहते हैं। तो अगर हम इसको सिलिकॉन्स कहते हैं तो मेरी बात सुनो, मैं आपको जानकारी देता हूं बेटा। सिलिकॉन्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये एक तरीके का पॉलीमर होता है। पॉलीमर होता है। और इसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन SI लिंकेज होता है। और ये एंटी वाटर एजेंट होता है। मतलब इस पॉलीमर के अंदर पानी नहीं घुस सकता। तो मार्केट में कई ऐसी चीजें नहीं बनती हैं जो वाटर प्रूफ होती है, उसमें सिलिकॉन का यूज होता है। और बनाया कैसे जाता है मैं बताता हूं। देखो क्या होता है, हम लेते हैं R2SiCl2। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल में कई बार आ चुका, कई बार आ चुका। मानो मेरी बात, 10 मिनट ध्यान दे दो, खत्म टॉपिक, खत्म। और इसी में से आएगा, मैं गारंटी देता हूं। R2SiCl2 ये ले लिया। दो लिविंग ग्रुप है, इसकी हाइड्रोलिसिस आराम से हो जाएगी। अभी पढ़ाया था, सिलिकॉन वाले कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस हो जाती तो क्या बनता है? R2Si और 2 OH आ गए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 2 OH आ गए तो ये देखो, और R कोई एल्काइल ग्रुप है, यहां मिथाइल इथाइल कुछ ले लो, तो देखो SI मिथाइल मिथाइल 2 OH इसके पास भी। और ऐसे मॉलिक्यूल मैंने दूसरा यहां कर दिया और पॉलीमर बना दिया। कैसे पॉलीमर ऐसे बना दिया, दो मॉलिक्यूल से वाटर निकाल दिया। तो वाटर निकालने के बाद आपको ये मिल गया। नहीं, ये तो ऊपर ऊपर चलो, पहले तो ऊपर ऊपर चलो भाई, ऊपर ऊपर ऊपर। ये है
दो मॉलिक्यूल ले लिए, तीन मॉलिक्यूल ले लिए, तो यहां से भी वाटर निकाल दिया और यहां से भी निकालते चले गए और आगे भी चले गए। तो इससे जो चीज बनती है उसको हम सिलिकॉन। और जब दो दो मिथाइल ग्रुप यहां बैठे होते हैं, तो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि जो मिथाइल ग्रुप होते हैं ये पानी से दूर भागते हैं, पानी से दूर भागते हैं। तो पानी से ये दूर भागे या पानी इनसे दूर भागे, एक ही बात है। तो ये पानी से क्यों दूर भागने वाला कंपाउंड समझ में आया। और पॉलीमर में होल पावर एन हो जाता है। मुझे अच्छे से याद है, सुन ले बेटा, सुन ले ध्यान से सुन ले। कई बार मेडिकल में आता है कि सिलिकॉन्स बनाते किससे हैं, तो आपको ये तो पता लग गया कि सिलिकॉन्स पॉलीमर होते हैं। और पॉलीमर को कम से कम दो साइड से जोड़ना चाहिए, इधर से भी इधर से भी। तो उसके पास कम से कम दो लीविंग ग्रुप होने चाहिए। अगर मैं कहूं मैं R2 की जगह पे R3Si और एक Cl ले लूं, क्या मैं इससे सिलिकॉन्स बना सकता हूं? नहीं, क्योंकि एक ही OH आएगा और एक OH एक ही तरफ से जुड़ सकता है, तो लिमिटेड ऑप्शन है, तो पॉलीमर नहीं बन सकता। हां, मैं इतना कर सकता हूं कि मैं Cl3 कर दूं और R1 रख दूं, इससे बन जाएगा। क्यों? इसमें तीन तीन OH आ गए, तो एक इधर से भी जुड़ेगा, एक इधर से भी जुड़ेगा, एक ऊपर से भी जुड़ेगा, तो उसमें बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। उसको बोलते हैं क्रॉस लिंक सिलिकॉन, जब तीन तीन Cl से तीन तीन OH आ जाए। और इसको बोलते हैं लीनियर सिलिकॉन, मतलब सीधे सीधे। लेकिन मुझे अच्छे से याद है क्वेश्चन पूछा गया किससे सिलिकॉन्स नहीं बना सकते हो, तो इससे नहीं बना सकते। जब आप अपने अपने स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन करोगे तो आपको, अरे सर ने तो सारे क्वेश्चन करा दिए यार। तो मेहनत तो बहुत लगती है, क्योंकि लगातार बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, समझाए जाओ लेकिन एक कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग हो जाती है। और फिर मैं बार बार कहता हूं कि कोई चीज नहीं समझ में आती है पूछो, एक बार टीचर ने पढ़ा दिया अच्छी बात है। तो भाई सिलिकॉन्स के बारे में पढ़ा दिया है, बाकी आप पढ़ लियो, बाकी मैं जिम्मेदार रहा। और अब जो अंतिम बात है जिसे इन्होंने कैसे दिया है, सिलिकेट्स के बारे में, ये लास्ट, ये सिलिकेट बस एक लाइन में दिया है। मैं थोड़ा इसके बारे में कुछ और बताना चाहता हूं। मैं इस पॉइंट को इतनी सस्ते में इसको नहीं जाने दूंगा और मैं बोर्ड पे आऊंगा और सिलिकेट का टॉपिक 5 मिनट में लेके अलग से कराता हूं सिलिकेट को, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी कम दिया है और जब काफी कम दिया है तो थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा ही। देखो, सबसे पहले अभी हमारे पास पढ़ाई में बेटा 10 मिनट बचे हैं। मैं 10 मिनट के अंदर सिलिकेट खत्म कर दूंगा और ये पूरा पी ब्लॉक +2 +1 का खत्म हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ, समझ में आया? बोलो, ठीक चल रहा है मामला? इनऑर्गेनिक पे ऐसे मजबूती आ जाएगी आपकी। रेक्टाफिकेशन कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर का रोल तो आ ही रहा है ना बेटा। बताओ, एंटी वाटर, अरे भाई जिसमें मिथाइल ग्रुप लगते हैं वो पानी से दूर भागता है, तो जितने मिथाइल ग्रुप लगा दोगे उतना ही वो पानी से दूर भागेगा, तो उसमें पानी घुस नहीं सकता। तो मार्केट में कई चीजें ऐसे नहीं मिलती जो वाटर प्रूफ होती हैं, वो सिलिकॉन्स की बनाई जाती है। बोलो, है ना? तो ऐसे सिलेबस करने में काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। बस अब सिलेबस एंडिंग की तरफ आ ही गया। चलो, अब मैं सिलिकेट्स के बारे में पढ़ाता हूं। सिलिकेट्स, मेरी बात सुनना। इसमें सिलिकॉन के पास में 4 ऑक्सीजन होते हैं और हर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसको सिलिकेट कहते हैं। और इसको कैसे फिगर से दिखाते हैं? 4 जगह ऑक्सीजन दिखाते हैं ऐसे, हर एक पे नेगेटिव होता है और बिल्कुल बीच में एक छोटा सा पॉइंट दिखाते हैं जो कि सिलिकॉन को शो करता है। इसी को सिलिकेट कहते हैं।
और इसके 4 कॉर्नर्स होते हैं। एनसीईआरटी में तो बस इतना ही दिया है। लेकिन बेटा नेचर में सिलिकेट कई तरह के होते हैं। किसी में 4 ऑक्सीजन होते हैं, किसी में एक कॉर्नर शेयर्ड हो जाता है, किसी में 2 शेयर्ड हो जाते हैं, किसी में 3 शेयर्ड हो जाते हैं, किसी में 4 हो जाते हैं, और सबके अलग अलग नाम है। तो बताता हूं, लिखो टाइप्स ऑफ सिलिकेट। टाइप्स ऑफ सिलिकेट क्या? पहला है आर्थोसिलिकेट, दूसरा है पाइरोसिलिकेट, तीसरा है साइक्लिक सिलिकेट, चौथा है चेन सिलिकेट, अगला है 2 डायमेंशनल सिलिकेट, इसको हम शीट सिलिकेट भी कहते हैं, और लास्ट वाला है 3 डायमेंशनल सिलिकेट। इतने तरह के होते हैं सिलिकेट। आर्थोसिलिकेट में कोई भी कॉर्नर शेयर्ड नहीं होता। आर्थोसिलिकेट में कोई भी कॉर्नर शेयर्ड नहीं होता। पायरो में एक होता है, 1 शेयर्ड। साइक्लिक में 2 शेयर्ड होते हैं, चेन में भी 2 ही शेयर्ड होते हैं, इसमें 3 शेयर्ड होते हैं, और इसमें 4 शेयर्ड होते हैं। 5 हो ही नहीं सकते क्योंकि 5 कॉर्नर ही नहीं है। अगर सिलिकेट ऐसा हो और चारों में से कोई शेयर्ड ना हो, कोई शेयर्ड ना हो, तो हम उसको बोलते हैं आर्थोसिलिकेट, नो कॉर्नर शेयर्ड। अगर 2 सिलिकेट यूनिट के बीच में एक कॉर्नर शेयर्ड हो जाए तो उसे बोलते हैं पाइरोसिलिकेट। 2 शेयर्ड हो जाए तो साइक्लिक, और 2 में चेन भी होता है। 2 डायमेंशनल सिलिकेट में 3 कॉर्नर शेयर्ड होते हैं, और 3 डायमेंशनल सिलिकेट में 4 शेयर्ड होते हैं। इसको याद रख पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और उसकी ट्रिक है, नोट करो, उसकी प्यारी साइकिल की चेन टूटी। उसकी प्यारी साइकिल की चेन टूटी। बताता हूं, उसके अर्थो प्यारी पायरो साइकिल की चेन टूटी, 3 डायमेंशनल। तो उसकी प्यारी साइकिल की चेन टूटी। सिलिकेट को ऐसे याद रखो, उसकी प्यारी साइकिल की चेन टूटी। नोट कर लो, समझे? याद है, रखना है, लेकिन कैसे याद रखना है देख लो। उसकी प्यारी साइकिल की चेन टूटी, उसकी प्यारी साइकिल की चेन टूटी। अब सुनो फार्मूला, अंतिम आर्थोसिलिकेट का यही फार्मूला होगा। क्या? SiO4 4 माइनस। जब 4 ऑक्सीजन हो, सब पे नेगेटिव हो, कोई शेयर्ड ना हो, आर्थो। ये आर्थो का सिलिकेट। पायरो में ध्यान से देखना, एक कॉर्नर शेयर्ड हो जाएगा। तो देखो देखो कैसे फार्मूले बनाते हैं। देखो SI 4 ऑक्सीजन की जगह 3 लिख दो। लिख दिया कि नहीं लिखा? लिख दिया। एक ऑक्सीजन जो बचा वो शेयर्ड हो गया, तो 2 में बट गया, तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 1/2। सॉलिड स्टेट पढ़ा था ना कि अगर इस दीवार से 2 रूम बन सकते हैं तो यहां कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2। तो अगर एक ऑक्सीजन का कॉर्नर शेयर्ड हो गया, एक ऑक्सीजन का कॉर्नर शेयर्ड हो गया, तो उसका अपने में कंट्रीब्यूशन पूरा होगा। देखो ये 3 तो पूरे होंगे, लेकिन ये आधा हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन शेयर्ड हो जाएगा उसका माइनस खत्म हो जाएगा। तो अब चार्ज कितने बनेंगे? पहले 4 थे, अब 3 हो गए। यानी पायरोसिलिकेट का ये फार्मूला होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। कैसे? सिलिकॉन
ये ऑक्सीजन 3 और ये आधा, कितना हुआ? 3 प्लस आधा 5/2, और चार्ज कितना? 3-। फिर पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा? Si2O5, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 6-। तो आप जब अपनी बुक पढ़ोगे, बुक में तो खैर नहीं होगा, किसी और जगह पढ़ोगे, तो इस सिलिकेट का फार्मूला Si2O5 6- होगा। टीचर इसको रटवाते हैं, याद कर लो भाई। लेकिन मैं कैसे पढ़ा रहा हूं वो देख के बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया है तो अगले स्ट्रक्चर मेरे लिए 2 मिनट का काम है। बोलो समझ में आया? सॉलिड स्टेट लगा दिया। तो आपसे पता क्या करेंगे, ऐसे पूछेंगे, एक सिलिकेट का फार्मूला Si2O5 6- है, बताओ कितने कॉर्नर शेयर्ड होंगे? तो 2 शेयर्ड होंगे। सीधे सीधे सवाल आते हैं, जल्दी बोलो। आया? ओके। आओ भाई, अंतिम साइक्लिक में 2 शेयर्ड, देखो फार्मूला बनाता हूं। Si O4 है ना, 2 रख लो, और 2 शेयर्ड का 1, और चार्ज 4 में से 2, यानी इसका फार्मूला हो गया SiO3 2-। दो कितना आसान है। इसका भी यही होगा, SiO3 2-, क्योंकि 2 कॉर्नर पे तो ही होगा। सर 3 शेयर्ड हो तो Si ऑक्सीजन 3 शेयर्ड है, तो 1 नहीं शेयर्ड है, और 3 की जगह पे 3/2, और चार्ज 1- आएगा। सॉल्व कर लो, क्या आएगा? 2+3 क्या आएगा? गलती हो गई क्या? 1+, नहीं तो 7/2 आएगा। नहीं 7/2 कैसे आएगा? कुछ गलती हुई क्या? 3, अरे यार यहां गलती हो गई। 3+½ यहां 7/2 आएगा। 3+½ तो 5/2 थोड़ी ना होगा, 7/2, यहां 7 होगा, यहां 5/2 होगा, क्योंकि 1+3/2, एक तो पूरा और 3 शेयर्ड हो गए तो 3/2, और चार्ज 1-, क्योंकि 3 चार्ज खत्म हो गए। तो इसका फार्मूला होगा बिल्कुल ठीक, Si2O5, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 2- आएगा। और जो लास्ट वाला है 3 डायमेंशनल, इसमें चारों शेयर्ड हो गए, तो 4 ऑक्सीजन की जगह 2 बचेंगे, और चार्ज कुछ आएगा ही नहीं, इसलिए ऐसा ही होती। तो क्वेश्चन पता कैसे मिलेगा? एक सिलिकेट है जिसका फार्मूला SiO2 है, कितने कॉर्नर शेयर्ड है? 4। अब मैं एक बार इसको कंक्लूड कर देता हूं। सिलिकेट एक्चुअल में ये है, 4 कॉर्नर है, लेकिन कॉर्नर के आधार पे शेयरिंग पे कई तरह के होते हैं। उसकी प्यारी साइकिल की चेन टूटी, ये ट्रिक याद रखो। पहले कोई कॉर्नर शेयर्ड नहीं, फिर 1, फिर 2-2, फिर 3 और 4, और फार्मूले मैंने सॉलिड स्टेट से बना दिए। क्या समझ में आया बच्चों को? और +1 का पी ब्लॉक खत्म हो गया। अब मैं अगले मंडे से +2 का पी ब्लॉक शुरू करूंगा, जो कि बहुत आसान होगा। बस मुझे रिएक्शन रिएक्शन समझानी है। चार्ट स्टडी आप कर लेना, बाकी मैं रिएक्शन पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा। बताइए कैसा लगा, कैसा इफेक्टिव टीचिंग रही कि नहीं रही, पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए। अगले 3 दिन में मैं आपके डाउट्स लूंगा, भेजते रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा। बताइए, बोलो भाई। हाँ जी बोलो। तो इस तरीके से आप जो है अच्छी तरीके से पूरा याद कर सकते हो। आंचल ने कहा सर कोई डाउट नहीं, अच्छे से क्लियर है। महान भाव, अगर ऐसा है तो ये मेरी जीत हो गई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे पढ़ाया था, नहीं तो आदत नहीं थी, फर्स्ट टाइम ऐसे पढ़ाया था। लेकिन अब आपकी ड्यूटी बनती है कि पूरे, अब देखो आज +1 पूरी खत्म हो गई, कोई चैप्टर नहीं बचा है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे और कोई चैप्टर नहीं बचा है। अब जो बच रहा है वो 12th का बच रहा है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग को भी मैं 12th से जोड़ के देखता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि भाई
अब हम सिलेबस एंडिंग की तरफ आते हैं। अब आपकी एक ड्यूटी बनती है, आपके पास जो स्टडी मटेरियल है या आज मैं शाम को डालूंगा, वो सारे क्वेश्चन आप कर लेना, और कहीं से भी डाउट हो ले आना। और मैं क्या करूंगा, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे आपका कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, और आपको लगेगा यार मेरी तो इनऑर्गेनिक भी तैयार है। इससे फालतू पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन इतना जरूर पढ़ लेना जो मैंने आज सिखाया है। बाकी आपकी मर्जी है। अब मेरा अगला लेक्चर आप सब जानते हैं, बहुत शेड्यूल्ड कंफर्म लेक्चर है, कब होगा। डाउट्स मैं आपके बीच में लेता रहूंगा। एक बार याद दिला दूं, टेस्ट का सिलेबस है, एक तो एस ब्लॉक है और दूसरा केमिकल काइनेटिक्स है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बताइए समझ में आया बेटा? ओके। हाँ, ओके। आज मैंने बहुत अच्छा क्लास में इनऑर्गेनिक समझाई है, बाकी आपकी मर्जी है।